बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ENG 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर लेक्चर 21 से 45 तक के तमाम सिलेबस को कवर किया जाएगा। हर लेक्चर के अंदर 20 यूनिक MCQ होंगे। 100% आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसके अंदर आपके हैंडआउट प्लस कंसेप्ट प्लस ग्रामर को इंक्लूड किया जाएगा। आपके पेपर में जिस तरह से MCQ आते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर आप ये हमसे हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला MCQ है, द ग्रामेटिक सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज। तो जब हम बात करते हैं किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर हमारे पर्सन, प्लेस और कोई भी चीज़ आ जाती है। अब ग्रामेटिकली इसके अंदर क्या होता है, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, इसके अंदर हम वर्ब के एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हमारे पास रूल है, द सब्जेक्ट इज ड्योर आर मेन फोकस ऑफ द सेंटेंस। तो कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो मेन फोकस होता है। किस तरह से, अगर हम बात कर रहे हैं मीन्स टू से, हम अभी जैसे मैंने बोला कि फाइनल टर्म प्रिपरेशन, तो इसके अंदर अगर मैं आपको ये ना बताती कि हम ENG 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या कंप्लीट जो मैसेज है वो कन्वे होता, या आपको बिल्कुल ठीक से समझ आती कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो ये इसीलिए जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अ प्रोनाउन मस्ट ऑलवेज एग्री विद इट्स इंटेसिडेंट इन। तो एक जो प्रोनाउन होता है उसे हमेशा अपने इंटेसिडेंट के साथ एग्री करना होता है। किसकी टर्म में? नंबर एंड जेंडर। तो स्टूडेंट, ये आपका रूल है लेक्चर नंबर 21 के अंदर कि इफ़ नाउन इज सिंगुलर फेमिनाइन द प्रोनाउन मस्ट बी मैच। तो अगर हमारा नाउन सिंगल हो तो उसके प्रोनाउन को मैच होना चाहिए। द इंटेसिडेंट इज डिफाइंड एज। तो इंटेसिडेंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इंटेसिडेंट इज अ नाउन द आर प्रोनाउन प्लेसेस, यानी कि एक ऐसा हमारे पास नाउन होता है जिसे प्रोनाउन क्या कर देता है? रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर देखिए, द इंटेसिडेंट इज अ ओरिजिनल वर्ड दैट कम्स बिफोर द प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऐसे लिखा कि फातिमा जना इज़ अ ग्रेट लेडी, तो उसके बाद हमने लिखा शी इज़ द सिस्टर ऑफ कायदे आज़म। तो शी हमारे पास प्रोनाउन है और कायदे आज़म जो फातिमा जना है वो हमारे पास नाउन है। तो इंटेसिडेंट क्या होता है? जो ओरिजिनल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एम्बिगिशियस प्रोनाउन रेफरेंस अक्कर। तो जो हमारा जिसके अंदर एक फॉल्ट होता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो कहाँ पर अक्कर होता है या उसका हमारे पास क्या मतलब होता है? तो ये यहाँ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर इट इज़ अनक्लियर विच नाउन टू प्रोनाउन रेफर। सो हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता कि वो किसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर देखें आप, इफ़ द सेंटेंस हैज़ मल्टीपल नाउन्स आर प्रोनाउंस लाइक ही कैन बी कंफ्यूजिंग। तो कभी कभार हमारे सेंटेंस के अंदर कुछ इस तरह का सेंटेंस आ जाता है कि जहाँ पर हमें समझ नहीं आती कि हम ही लगाएं या शी लगाएं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो कन्वर्सेशन है वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल पर चल रही है, जिसके अंदर मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, या फिर कोई ऐसा नाम फॉर द इंस्टेंट, जैसे हम नाम लेते हैं रुबाब या फिर रुमान। तो ये जो नाम है वो लड़की का भी हो सकता है और लड़के का भी हो सकता है। तो कभी कभार हमें ये समझ नहीं आती कि अब यहाँ पर हम ही लगाएं या फिर शी लगाएं। तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल होती है हमारे पास एम्बिग्यूशियस प्रोनाउन की। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हमने बताना है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव की डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। ऐसे तमाम अल्फाज जहाँ पर दिस, डैट, दोज आ जाए वो होते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिस तरह हम ही शीट जो होता है उसको हम दिस, डैट के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे इतनी मुश्किल MCQ। तो स्टूडेंट, आपकी पेपर मुश्किल ही आता है। देखिए, ENG 101 सिर्फ आपके हैंडआउट से नहीं आती। आपने अपनी पिछले 12 साल के अंदर, अपनी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन के अंदर जितने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, उन सब को मिलाकर आपसे पूछा जाता है। विकेबलरी, ये आपकी विकेबलरी से है। चूज द सिनोनियम फॉर एबडंट। तो एबडंट का सिनोनियम क्या होता है?
एबडेंट का सिनोनिम है पेंटीफुल। इसका मतलब क्या होता है, प्लेंटीफुल। तो इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर होना, तो एबडेंटेंट का मतलब है मीन्स एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी। लैंग्वेज स्ट्रक्चर से स्टूडेंट, ये आपका एमसीक्यू है। ये वाली चीज़ स्पेसिफाई करने का मतलब है कि आपको बताया जाए कि आपके पेपर के अंदर ये नहीं कहा जाता कि ही शी इट वाले कितने हैं, आपके हैंडआउट से कितने हैं, बल्कि एक प्रॉपर ग्रामेटिकल टर्म के अंदर आपके एमसीक्यू को डिफाइन किया जाता है व्यू के एल्गोरिदम के अंदर। तो अगर आप व्यू के एल्गोरिदम को समझ जाते हैं, क्योंकि पेपर कोई टीचर नहीं बना रहा, पेपर आपका एल्गोरिदम बनाता है। आपके बहुत सारे पेपर्स बनाए जाते हैं और फिर उनको शफल कर दिया जाता है। तो अब कंप्यूटर को हमने कुछ भी उससे लेना हो तो हम उसे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, तो इसी तरह व्यू के अंदर भी ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपके इतने एमसीक्यू लैंग्वेज स्ट्रक्चर से होने चाहिए, इतने एमसीक्यू वोकैबुलरी के अंदर से होने चाहिए और इतने आपके डेफिनेशन बेस्ड होने चाहिए। तो इस चीज़ को आपने अपने स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर में ही समझ लेना है। शी इज़ वेरी गुड डैश मैथमेटिक्स, तो ये आपकी लैंग्वेज स्ट्रक्चर के अंदर से आया। तो शी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, तो इसका आप कंसेप्ट भी देख सकते हैं। एडजेक्टिव गुड इंडिकेट्स स्किल इज फॉलोड बाय एट। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट अ क्लास टू अ नाउन, एन एग्जाम्पल इज। तो हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो एक क्लास को कनेक्ट करते हैं। अब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं? हु, विच, दैट। इन द सेंटेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ अ बुक, द प्रोनाउन ईच, तो हर स्टूडेंट के पास एक बुक है। अब ईच किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है? हर एक, यानी कि सिंगुलर को। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर तो स्टूडेंट यूज़ हुआ है, स्टूडेंट्स यूज़ हुआ है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन हम बात तो ये कर रहे हैं ना कि हर एक स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को एक एक लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, तो अगर मैं बात करूँ ईच की, ईच तो सिंगुलर हुआ ना, जैसे लेक्चर 21, 22, 25 अप टू सो ऑन। तो इस तरह स्टेटमेंट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो अगर हमें कुछ ना भी आता हो तो हम स्टेटमेंट से ही आंसर को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन टू इंटीसिडेंट्स आर ज्वाइंड बाय एंड द प्रोनाउन रिप्लेसिंग मस्ट बी प्लूरल। तो जब दो चीज़ों को हम ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? एंड, और ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्टिव बनता है जो एक प्लूरल ग्रुप को क्रिएट करता है। व्हेन टू सिंगुलर इंटेसिडेंट आर ज्वाइंड बाय आर द प्रोनाउन मस्ट बी। तो जब दो सिंगुलर इंटेसिडेंट को हम ज्वाइन करते हैं आर के साथ तो हमारे प्रोनाउंस को मस्ट बी सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एंड के लिए तो हम कहते हैं ना कि सबा और सना दोनों ही क्रिकेट खेल रही हैं या दोनों ही खाना खा लो, लेकिन अगर हम कहें और यूज़ करें तो हम कहते हैं ना सना और सबा, इन दोनों में से कोई एक मेरी बात सुने, तो हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं ना कि दोनों की। चूज़ द एंटोनियम ऑफ बैरन, तो बैरन का आपने एंटोनियम चूज़ करना है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आप MS वर्ड के अंदर जाकर अपनी वर्ड के अंदर जाकर आप इजीली सिनम्स और एंटोनियम्स को देख सकते हैं। ये मेरी मिड की वीडियो के अंदर कम्प्लीटली प्रोसीजर मौजूद है। अभी मेरे लैपटॉप के अंदर MS वर्ड नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हमारे जो बैरन होता है इसका मतलब क्या होता है? फर्टाइल, सॉरी इसका जो एंटोनियम होता है फर्टाइल। और अगर हम देखें कि इसका सिनम हमारे पास क्या होता है? अनएबल टू प्रोड्यूस वेजिटेशंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेक्स टाइप के भी आते हैं। चेंज टू पैसिव, शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसको हमने पैसिव के अंदर चेंज करना है। अ सॉन्ग इज संग बाय हर, using it to refer to whole previous sentence rather than a specific noun is। तो जब हम it को यूज़ करते हैं तो it's a broad reference। a reflexive pronoun and in self and is used, तो ऐसा reflexive pronoun जिसके end पर self यूज़ हो रहा हो, तो ये कब यूज़ होता है हमारे पास? the subject and object are the same person, जब subject और object दोनों एक ही चीज़ें हों, यानी कि शी कट्स हर सेल्फ। देखिए ना, सब्जेक्ट और हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं।
द प्रोनाउन हु इज़ यूज टू रेफर, हु किस चीज़ को रेफर करने के लिए यूज़ होता है, तो हु पीपल को रेफर करने के लिए यूज़ होता है। इफ़ अ राइटर शिफ्ट फ्रॉम आई टू यू इन अ सेम पैराग्राफ इनकरेक्टली, इट इज़ शिफ्ट इन। तो अगर वो आई एटीट्यूड को अचानक से यू एटीट्यूड के अंदर बदल दें एक ही पैराग्राफ के अंदर इनकरेक्टली, तो वो किस चीज़ को शिफ्ट कर रहा है, पर्सन को और पॉइंट ऑफ व्यू को, यानी कि उसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो गई है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने करना है ही सेड आई गो, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ही सेड दैट ही वेंट। इफ़ इट डैश आई विल स्टे होम, इफ़ इट विल रेन इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट, सेंटेक्स टाइप बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है आई डैश टू मार्केट टुमारो। तो लैंग्वेज स्ट्रक्चर के अंदर से आपसे एमसीक्यू पूछा गया है कि टुमारो, जहाँ पर भी हमारे पास फ्यूचर की बात हो रही होती तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विल को। तो जैसे हमारे पास देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होगा कि मैम आई और वुई के साथ तो शैल आता है, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है, हमारे फ्यूचर के जो एक्शन है वो बहुत जल्द होने वाला है। और अब हमारी जो ग्रामर है उसके अंदर आई के साथ विल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर जहाँ हम किसी भी एक्शन को स्पेसिफाई कर रहे हों। तो ये देखें, यहाँ पर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम लेक्चर नंबर 22 के पास जाते हैं और इसको करते हैं सॉल्व। अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज़ वन डैट कैन बी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज़ वन डैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड आर प्रूवन। अ स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन यूजुअली एक्सप्रेस, तो ओपिनियन के अंदर हम अपने बिलीव्स, हमारी फीलिंग्स और जजमेंट्स को पास आउट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्ट्रॉन्गली इंडिकेट एन ओपिनियन, तो ये जो वर्ड्स हैं इसके अंदर कौन सा ऐसा वर्ड है जो स्ट्रॉन्गली इंडिकेट करता है, तो देखें ट्रूएबल, बेस्ट, बहुत जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाई किस्म के, स्ट्रॉन्गली किस्म के ओपिनियन होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। एंड एथर बाइस रेफर्स टू, मतलब जहाँ पर तासुबात की बात हो रही हो तो उसके अंदर क्या होता है, प्री ज्यूट्स आर स्ट्रॉन्ग इंक्लेशन टूवर्ड अ व्यू पॉइंट, हम किसी चीज़ को बुरी तरह बहुत सख्ती के साथ अगर मुस्तरद करते हैं। रिकॉग्नाइजेशन एंड एथर बाइस इज क्रूशल बिकॉज इट हेल्प्स द रीडर जज द रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन। चूज द सिनम ऑफ कैंडिड, तो कैंडिड का सीनम क्या होता है हमारे पास, फ्रैंक और ऑनेस्ट। ये जो सीनम्स हैं आपकी ये जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है ये तमाम आपके हैंडआउट के कंटेंट से ही बनाया गया है, जस्ट वर्डिंग चेंज की गई है, कंसेप्ट ऑल ओवर आपके हैंडआउट के अंदर ये आपको बताए गए हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू मी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ फैक्ट, तो आपके पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने बताना है कि इसके अंदर फैक्ट क्या है। जैसे अब फैक्ट होता है ऐसी हकीकत जिसको हम बदल ना सकते हों। हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ, तो देखिए हर चीज़, हर जो ऑप्शन है, पिज़्ज़ा इज़ द बेस्ट फूड, तो किसने कह दिया, क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पिज़्ज़ा एक अच्छी खुराक है? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इस चीज़ को कोई चेंज नहीं कर सकता। हर रोज़ जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द ही घूमती है, तो डैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ एन ओपिनियन, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सा ओपिनियन है। तो शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट राइटर, तो ये सिर्फ एक ओपिनियन था हमारे पास, ठीक है। और ये ओपिनियन किस तरह से था, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो ग्रेटेस्ट है वो एक सब्जेक्ट है और ये अनप्रूवेबल जजमेंट है। हो सकता है कि इससे अच्छे भी राइटर्स हों, तो इसको कोई प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा, वो पैदा हुआ था 1564 में, ये तो पक्की बात है कि वो इसी डेट को पैदा हुआ था। इसी तरह कि वो इंग्लैंड में पैदा हुआ, तो ये भी सच है, ये भी चीज़ प्रूव की हुई है। और दूसरा कि ही राइट हैमलेट, तो उसने हैमलेट लिखा था, ये भी सच्ची बात है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते, ये चीज़ प्रूव नहीं है कि वो सबसे लार्जेस्ट राइटर भी था। इफ़ अ राइटर प्रेजेंट ओपिनियन एज फैक्ट्स द रीडर शुड, अगर हमारा राइटर किसी फैक्ट को एज अ ओपिनियन बता रहा है
तो रीडर को क्या करना चाहिए? तो रीडर को थोड़ा क्रिटिकल होना चाहिए, उससे एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके एविडेंस के अकॉर्डिंगली उसको देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है राइटर ऑफ्टन यूज लोडेड वर्ड्स प्रीमियरली। तो लोडेड वर्ड्स प्रीमियरली जब यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं रीडर की फीलिंग्स को और उसके ओपिनियंस को। चूज द एंटोनियम ऑफ प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का हमारे पास ओपिनियन होता है सुपरफिशियल। अगर हम इसका कंसेप्ट देखें तो इसका मतलब होता है डीप, बहुत ज़्यादा गहरा। तो इसकी अगर हम इसका ऑपोजिट देखें तो इट्स अ सुपरफिशियल, मतलब कि शैलो, बहुत ही हल्का सा, माइल्ड सा। चेंज टू पैसिव, दे विल फिनिश द वर्क। तो इसका हम पैसिव क्या बनाएंगे, द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम। तो इसका ये रूल यहाँ पर आप देखें, इस रूल को अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस अगर चेंज भी होगा आप उसको बना सकते हैं। अ टेक्स्ट दैट प्रेजेंट ओनली वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट व्हाइल इग्नोरिंग अपोजिंग फैक्ट इज। तो एक ऐसा टेक्स्ट जो प्रेजेंट कर रहा हो एक साइड के आर्ग्यूमेंट को, दूसरे को अपोज किए बगैर दूसरे को अपोज किए या उसे गलत साबित किया, दैट इज़ अ बाइस्ड, यानी इसको हम चेरी पिकिंग फैक्ट भी कहते हैं। इन न्यूज़पेपर विच सेक्शन इज एक्सप्लिसिटली रिजर्व्ड फॉर ओपिनियन। ओपिनियंस के लिए कौन सा सेक्शन होता है, एडिटोरियल पेज। टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव फैक्चुअल साइंटिफिक रिपोर्ट शुड बी। हमारे जो साइंटिफिकली रिपोर्ट्स हैं उनका टोन कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड। इफ एन एड स्टेट्स आवर शैम्पू मेक्स यू गुड स्टर्निंग। अगर कोई ऐड है जो कह रहा है कि हमारा जो शैम्पू है वो आपको बहुत स्टर्निंग दिखाएगा, तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्टिव क्लेम है, ये ओपिनियन है, ये कोई पक्की बात हो रही है। तो इस चीज़ का आप भी ख्याल किया करें कि इस चीज़ को बड़ा आप क्रिटिकल होकर एनालाइज करके कोई भी चीज़ ख़रीदा करें या किसी भी बात पर यकीन किया करें। नेक्स्ट हमारे पास है शी सेड आई एम रीडिंग। तो इसको आपने इनडायरेक्ट के अंदर करना है, शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग। इफ़ यू हीट आइस इट, अगर आप गर्म करोगे बर्फ़ को तो वो पिघल जाएगी। दे डैश प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग। देखें ये हमारे पास एक पास्ट का और कंटिन्यू दोनों का ही एक स्टेटमेंट है, तो डैट्स वाई हमने सिंस यूज़ किया है, क्योंकि सिंस यूज़ हुआ है मॉर्निंग के साथ, तो इसलिए हमने हैव बीन यूज़ किया है। 23 मेकिंग एन इन्फ्रेंस मीन्स ड्राइंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन। इन्फ्रेंस बनाने का मतलब होता है कि हम एक कंक्लूजन बना रहे हैं, एविडेंस इन द टेक्स्ट प्लस बैकग्राउंड नॉलेज। Writers of literature frequently rely on inferences because they prefer। हमारे जो राइटर्स होते हैं लिटरेचर के अंदर वो रिलाई करते हैं इन्फ्रेंसेस के ऊपर। क्यों रिलाई करते हैं, बिकॉज दे रेफर, किस चीज़ को वो रेफ़र कर रहे होते हैं, शो रादर देन डायरेक्टली टेल। बजाय इसके कि वो साफ साफ लफ्ज़ों में कह दें, वो अपनी बात को थोड़ा घुमा फिरा कर पेश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ and character pack back and forth and bites their nails you infer they are। अब देखें यहाँ पर एक उन्होंने स्टेटमेंट बना कर दी है, तो इससे क्या हो रहा है, एक नर्वसनेस और एनेक्शियसनेस हमारी सेपरेट हो रही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल यूज़ हुआ है, दीज फिजिकल एक्शन यूनिवर्सली इम्प्लाई एनेक्शियसिटी। इफ़ एन एथर इम्प्लाई अ मैसेज विदाउट स्टेटिंग इट आउट राइट द रीडर मस्ट। तो रीडर को क्या करना चाहिए, रीडर को लुक करना, इन्फर करना चाहिए हिडन मीनिंग्स को, यानी कि जो उसने पोशीदा मीनिंग्स रखे हैं ना उनको पढ़ना चाहिए। अब जैसे हमने एक प्यासा कौवा कहानी पढ़ी, तो हमारे लिए सबक क्या था कि ज़रूरत आज़ाद की माँ है। अगर हम उसको सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखते तो हम तो यही कहेंगे ना कि प्यास लगी थी कौवे को, उसे पानी नहीं मिला, उसने पत्थर डाले। अगर हम कोई सबक हासिल ना करें तो वो तो सिर्फ एक पत्थर ही डाले, लेकिन अगर हम उसे सबक हासिल करें तो हमारे लिए क्या है कि ज़रूरत आज़ाद की माँ है। इसी तरह आप जो भी ड्रामास देखते हैं तो सिर्फ उस चीज़ को देखा करें जहाँ से आपको कुछ हासिल होता हो, या
जो देखें उसको एनालाइज करें कि इससे हमें क्या रिटर्न मिला। और मेरा ये ख्याल है कि अच्छा इंसान इसी तरह बनता है कि हम हर चीज़ को फैक्ट के साथ देखें। To make a valid inference, a reader must ensure their conclusion is logically supported by fact in a text. Choose the synonym of lethargic. तो इसका synonym क्या है? Sluggish. He is afraid dash spiders. He is afraid of spiders. इन्फ्रेंस आर एब्सोल्युटली नेसेसरी व्हेन रीडिंग। कब नेसेसरी होते हैं? जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं लैंग्वेज को या फिर मेटाफोर्स को। इफ़ अ टेक्स्ट से ही ग्रैब्ड हिज अम्ब्रेला बिफोर ओपनिंग द डोर, यू इन्फर दैट। अगर हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसके अंदर वो कह रहा है कि उसने अपनी अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी दरवाज़ा खोलने से पहले, तो इससे हमें क्या पता चलेगा? जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने, जब आपने दरवाज़ा खोला तो सामने वाले ने अम्ब्रेला पकड़ी थी, तो यही है ना कि बाहर रेन हो रही होगी, बारिश हो रही होगी। तो इससे हमें क्या मैसेज मिलता है कि बारिश हो रही थी बाहर, इसलिए उसने अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरस रिलाई द लीस्ट वन रीडर इन्फ्रेंस। तो जहाँ पर हम जनरली रिलाई करते हैं एक एटलीस्ट वन रीडर इन्फ्रेंस के ऊपर, तो डैट इज़ अ टेक्निकल मैनुअल। इन ड्रामा द ऑडियंस इन्फर्स अ करेक्टर पर्सनैलिटी बेस्ड प्राइमरली ऑन। ड्रामा के अंदर हम क्या चीज़ देख रहे होते हैं? डायलॉग एंड एक्शंस। जो हम एक्शंस होते हैं ना, उनसे हम जज कर रहे होते हैं इन्फ्रेंसेस को। डिटोरिएट का हमारे पास एंटोनियम क्या होता है? इम्प्रूव। द विंडो वॉज ब्रोकन बाय अली। तो इसको आपने एक्टिव के अंदर चेंज करना है। अली ब्रोक द विंडो। एन एथर टोन मस्ट ऑफ्टन इन्फर्ड बाय एग्जामिनिंग देयर। तो इनका जो टोन होता है उसे हम किस तरह से इन्फर कर सकते हैं? स्पेसिफिक चूज ऑफ वोकैबुलरी से या वैल्यू वर्ड से। वो किस तरह के वोकैबुलरी यूज़ कर रहा है या किस तरह के वैल्यूड वर्ब यूज़ कर रहा है या वर्ड यूज़ कर रहा है। मेकिंग एन इन्फर इज़ हैवीली डिपेंडेंट ऑन रीडर एज प्रीवियर लाइफ एक्सपीरियंस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो जो भी बंदा कोई बात कर रहा होता है वो उसकी लाइफ एक्सपीरियंस या फिर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से होती है। इफ राइटर से द हाउस वॉज क्रम्बलिंग स्केल्टन, यू इन्फर। अगर राइटर कहता है कि स्क्रम्बलिंग स्केल्टन, तो इसका मतलब होता है तबाह, बहुत ज़्यादा, ओल्ड, तो रियून्ड। तो हम क्या समझते हैं कि हमारे जो जिस हाउस की बात कर रहा है वो ख़राब होगा। जैसे हमने बहुत जो पोइम्स वगैरह पढ़ी थी ना सेकेंड ईयर के अंदर, उसके अंदर भी ये चीज़ें थी। नेक्स्ट है अ फॉल्स इन्फ्रेंस अकर व्हेन अ रीडर। तो एक फॉल्स इन्फ्रेंस कहाँ पर अकर करती है? जब हम ड्रा करते हैं कंक्लूजन को डेट कॉन्ट्रडिक्ट्स द टेक्स्ट। आपने इसको इनडायरेक्ट करना है। इनडायरेक्ट के अंदर है, आपने इसको चेंज करना है। ही सेड टू मी डोंट गो देयर। सॉरी, आपने इनडायरेक्ट के अंदर ही इसको चेंज करना है। ही फोरबाइड मी टू गो, नोट ही फोरबाइड मी टू गो देयर, यानी कि उसने मुझे मना किया कि ना जाओ। वाटर डैश एट 100 सेल्सियस। वाटर बॉयल्स एट 100 सेल्सियस। आई डैश माई की, आई कांट फाइंड दैम एनीवेयर। मैंने अपनी कीज़ को खो दिया। आई हैव लॉस्ट माई कीज़ एंड आई कांट फाइंड दैम एनीवेयर। A complete sentence must contain at least a subject and verb। तो एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। A sentence fragment is an error that occur when। कब ये कब आता है? जब एक पंक्चुएशन सेंटेंस लेक और सब्जेक्ट और वर्ब। तो फ्रेगमेंट, ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी बहुत होता है आपकी क्विज़ेस के अंदर कि फ्रेगमेंट आर अनकम्प्लीट मिसिंग कोर ग्रामेटिकल पार्ट्स। रनिंग थ्रू द पार्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ये हमारी सेंटेंस फ्रेगमेंट की है। हमें समझ ही नहीं आई क्योंकि इसके अंदर मेन सब्जेक्ट ही मिसिंग है। कौन भाग के जा रहे हैं हमें तो नहीं कन्वे हो रहा है ये।
अ रन ऑन सेंटेंस अकर कहाँ पर अकर करता है? जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन की जाएं विदाउट पंक्चुएशन के। अ कोमा सप्लाइज स्पेसिफिकली रन ऑन एरर व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉज आर ज्वाइंड विद ओनली कोमा। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर हम सिर्फ कोमा के साथ सप्लाइज कर देना तो डेट इज अ कोमा सप्लाइज। सिनम ऑफ प्रीक्यूलर, तो इसका हमारे पास सिनम क्या है? ब्यूटीफुल, स्ट्रेंज, सॉरी। द मैन वॉज फाउंड गिल्टी मर्डर, तो इसके अंदर हमारी कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? इसके अंदर हमारे ऑफ आएगी, गिल्ट ऑफ मर्डर। विच ऑफ द करेक्ट वे टू फिक्स अ कोमा सप्लाइज, तो क्या तरीका होता है कि हम सेमीकोलन यूज़ करें, हम पीरियड यूज़ करें, या फिर कोमा प्लस कंजक्शन को यूज़ करें? स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद बिकॉज आर आल्दो क्रिएट्स, अगर हम स्टार्ट करते हैं किसी सेंटेंस को बिकॉज या आल्दो से तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्रिएट करता है। इन द बॉय हु ब्रेक द विंडो रन अवे, द कोर सब्जेक्ट एंड वर्ब आर द बॉय रन। टू करेक्ट फ्रेगमेंट बिकॉज आई वॉज ट्राइड यू शुड, तो आपने इसको करेक्ट करना है किस तरह से? आपने अटैच कर देना है इसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से। तो ये किस तरह से होगा? आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज मस्ट लिंक टू एन डिपेंडेंट क्लॉज मस्ट बी लिंक टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। चूज द एंटोनियम ऑफ ट्रिवल, तो इसका इम्पोर्टेंट होता है एंटोनियम। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, इसका पैसिव क्या होगा? माई पेन हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्लीट ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, तो कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस कौन सा है? स्टॉप। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज टू ज्वाइन क्लास, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारी फैन बॉयज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपकी फैन बॉयज़ इसलिए है ताकि आपको याद रह सके कि हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो फॉर एंड नोर बट आर येट सो है। व्हेन ज्वाइनिंग क्लॉज विद हाउएवर आर फॉर आर देयरफॉर यू मस्ट यूज़, तो हमें आई थिंक सेमीकोलन यूज़ करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर। अ डॉग बार्क द कैट रन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑन सेंटेंस। तो रन ऑन सेंटेंस के अंदर क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और वो फ्यूज होती हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन। ही आस्क्ड यू आर कमिंग, तो इनडायरेक्ट के अंदर हमने करना है ही आस्क्ड इफ़ आई वॉज कमिंग। इफ़ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लोन, इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं परिंदा होता तो मैं उड़ जाता। आई हैव बीन लिविंग देयर, अब यहाँ पर हमें एक डेट बताई गई है तो इसलिए हम सिंस यूज़ करेंगे। द बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज डैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर अ, एक प्लूरल सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल वर्ब रिक्वायर होता है। इन द लिस्ट ऑफ आइटम डैश ऑफ द डेस्क, द करेक्ट वर्ब इज in the list of item dash is on the desk. When two singular subjects are connected by and, the verb must plural. When two singular subjects are connected by are nor, the verb must be singular. Choose the synonym inevitable, तो इसका synonym हमारे पास क्या होगा? unavoidable. You must compile the rule, you must compile with rule. In neither the teacher nor the student dash ready, the correct verb is are. Indefinite pronoun like everyone and anybody always takes a singular verb. Collective nouns like team take a singular verb when, कलेक्टिव नाउन जैसे हमारे पास टीम है वो सिंगुलर वर्ब कब लेती है? जब
ग्रुप्ड एक्ट टुगेदर एज अ यूनिट, जब वो एज अ यूनिट काम कर रहे हों, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम, तो ये हमारे पास एज अ सिंगुलर काम कर रही होती है ना, सब लोग मिलकर एक खास मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, तो वो एक बन जाते हैं। इफ़ members of the collective noun act individually, the verb should be plural। तो जब हम कलेक्शन को अगर इंडिविजुअली देखें तो वो हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है। चूज़ द इंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, तो ऑप्टिमिस्टिक का पेस्टिमिस्टिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके क्विज में भी आता है और फाइनल में ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। अब जिन क्वेश्चंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहती हूँ उसका मतलब है कि ये तमाम स्टूडेंट को आने के चांसेस हैं। द लेटर वॉज सेंट बाई हिम, ही सेंट द लेटर, इसका हमारे पास एक्टिव ये है। द नंबर ऑफ टेक आ, द नंबर ऑफ टेक आ सिंगुलर वर्ड, अ नंबर ऑफ टेक्स, यानी कि अ नंबर ऑफ हमारे पास एक प्लूरल के लिए यूज़ होता है। नाउन लाइक मैथमेटिक्स एंड न्यूज़ टेक अ सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेज लाइक अलोंग विद इंसर्टेड बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ मेन सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट, आपका इसमें आपने इनडायरेक्ट करना है। ही सेड लेट अस गो, तो ही प्रपोज दैट यू शुड गो। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी आपके पास एक फैक्ट है। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी कम्स टू स्टेशन। लेक्चर नंबर 26 है। आ ग्लिच इज राइटिंग द बेस्ट डिफाइंड एज, तो हमारा जो ग्लिच आ जाता है वो किसकी वजह से होता है, एन ओवर यूज एक्सप्रेशन डेट हैज़ बीन लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट, तो बार बार जो चीज़ यूज़ हो रही हो उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। वाई शुड राइटर जनरली अवॉइड ग्लिचेस, तो वो क्यों अवॉइड करते हैं, ताकि वो मेक कर सकें रियल साउंड और अवॉइड कर सकें अनओरिजिनल और बोरिंग साउंड को। रिडंडेंसी इन राइटिंग occurs when a writer, तो रिडंडेंसी कब अकर करती है, जब हम यूज़ करते हैं अननेसेसरी वर्ड्स डेट रिपीट द सेम मीनिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज कंटेन रिडंडेंसी, तो इसके अंदर रिडंडेंसी क्या होती है, एडवांस प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज कंटेन अ रिडंडेंसी, तो देखें पहले से अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं ना कि हमने अगर कोई बात करनी है तो हम वही बात बार बार नहीं करते, जैसे हम स्पीच लिख लेते हैं तो फिर हम एक ही वादे को बार बार नहीं कर रहे होते, दैट्स द सेम थिंग। तो हम किस तरह से फ्रेज़ की रिडंडेंसी से बच सकते हैं, हम एग्जैक्टली आइडेंटिकल चीज़ों को यूज़ करें। सीनम आपके पास मेटिकुलस का सीनम क्या होता है, केयरफुल। You should be aware dash the risk involved, you should be aware of the risk involved. Wordiness is a writing flaw characterized by using 10 words to say what could be said in 3. To improve a word sentence, a writer should edit and cut unnecessary repetition words. The phrase due to fact that should be replaced by the word, तो ड्यू टू जो हमारे पास फैक्ट होता है उसके लिए हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसे बिकॉज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। jargons is the type of language that specialized vocabulary used by specific professions. चूज़ द इंटोनियम ऑफ एरोगेंट, तो जो एरोगेंट होता है उसका मतलब इंटोनियम हम्बल होता है, इसका मतलब ऐसे गुरूर होता है लेकिन इसका उलट होता है कि हम्बल, नरम। हु रोट दिस पोएम, इसका आपने पैसिव करना है। बाय वूम वॉज दिस पोएम रिटन। द denotation of the word refers to its strict literal dictionary definitions. The connotations of word refers to implied emotion and cultural association. Using an active
voice generally makes writing more direct, regressive, or conscious. Euphemisms are mild words substituted for ones considered too harsh, blunt, or unpleasant. She said to him, "Please help me." तो इसका आपने indirect में करना है. She requested him to help her. It dash since morning. It has been raining since morning. One of the boy dash missing. One of the boy is missing. The primary purpose of punctuation mark is. प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है पंक्चुएशन मार्क का? क्लैरिफाई करना मीनिंग्स को एंड शो सेंटेंस बाउंड्रीज. स्टूडेंट, आपके लास्ट लेक्चर के अंदर से बहुत ज़्यादा पेपर आता है. ऑलमोस्ट आपका 60% पेपर लास्ट वाले लेक्चर से आता है, आपके जो 30 से ऑनवर्ड हैं, और आपका 50% जो MCQ होंगे वो आपके फर्स्ट 10 लेक्चर के अंदर से आएंगे. तो लास्ट वालों को आपने कभी भी स्किप नहीं करना. मैक्सिमम आपके साथ क्या करते हैं, कभी तो आपको बिल्कुल स्टार्ट के अंदर से बहुत पेपर दे देते हैं और कभी बिल्कुल लास्ट के अंदर से. अ कोमा इज़ यूज्ड primarily to indicate brief phase pause with a sentence. When listing 3 or more items in series, you must separate them with. आप जब लिस्ट कर रहे हो तो आपने उसको कोमे के साथ सेपरेट करना होता है. अ सेमीकोलन इज़ primarily used. किसके लिए यूज़ होता है? ज्वाइन क्लोज रिलेटेड independent clause without a conjunction. A comma is mostly commonly used to. तो comma किसके लिए यूज़ होता है? इंट्रोड्यूस करने के लिए लिस्ट को या फिर एक्सप्लेनेशन और कोटेशंस को. चूज द सिनम ऑफ एमिनेंट. तो इसका सिनम क्या होता है? फेमस. द गार्ड प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग. An apostrophe has two main syntactical functions. तो apostrophe के दो कौन से फंक्शन होते हैं? पोसेशन को शो करवाना और कॉन्ट्रडिक्शन को शो करवाना. टू मेक अ सिंगुलर नाउन पोसेसिव यू ऐड. तो एक सिंगुलर नाउन को अगर आपने पोसेसिव बनाना है तो हम apostrophe यूज़ करते हैं, यानी कि कोमास जो होते हैं ना वो लगाते हैं ऊपर. जो हैश क्या कहते हैं इसको, छोटा सा लगा देते हैं हम, इसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं. टू मेक अ प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस पोसेसिव यू शुड ऐड. आपको क्या ऐड करना चाहिए? ओनली एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस. सिर्फ एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज़ करनी चाहिए. आ कॉन्ट्रडिक्शन, इट्स द एपोस्ट्रोफी स्टैंड फॉर मिसिंग द लेटर. इट इज़ आर इट हैज़. चूज़ द इंटोनियम फॉर प्रोफाउंड. तो ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था कि प्रोफाउंड का इंटोनियम क्या होता है? सुपरफिशियल. आ न्यू हॉस्पिटल बीइंग बिल्ट बाय देम. तो इसका आपने एक्टिव करना है. दे आर बिल्डिंग अ न्यू हॉस्पिटल. कोटेशन मार्क आर यूज्ड प्राइमरली टू इनक्लोज. किसके लिए यूज़ करते हैं? ताकि हम इनक्लोज कर सकें. एक्सेप्ट स्पोकन आर राइटिंग वर्ड्स आर समथिंग एल्स. जैसे हम शेर लिख रहे होते ना, जैसे हम मजमून लिखा करते थे उर्दू के अंदर, तो जहाँ पर कोई कोटेशन आ जाती थी तो हम उसको कोट्स के अंदर करते थे, बिल्कुल उसी तरह लिखते थे जैसे अगले बंदे ने बात की होती थी. व्हेन इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इट मस्ट बी फॉलोड कोमा. Which punctuation mark is used to show strong emotions or command? Exclamation mark. Parentheses are used in sentence to enclose extra non-essential information or afterthoughts. The teacher said dash the sun rise in the east. तो आपने इसका indirect करना है. The teacher said that the sun rises in the east. अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आपने ये कंसेप्ट ज़रूर पढ़ना है. देखिए अभी मैंने सिर्फ आपको 6 लेक्चर्स करवाए हैं और 40 मिनट की वीडियो हो गई है. तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बना दूँगी जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएं. आप जितना भी पढ़ें उसको अच्छे तरीके से पढ़ कर जाया करें. तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर ये तमाम जो लेक्चर्स हैं उनको कवर करेंगे. आज जस्ट हम अपनी लेक्चर नंबर 27 तक ही काम करेंगे. लुक एट दोज डार्क क्लाउड. इट
हम कहते हैं कि गहरे बादलों की तरह देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ये बारिश आएगी, तो इट गोइंग्स टू रेन। बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश क्रॉस द अटलांटिक। तो विल बी फ्लाइंग यानी कि मैं उड़ रहा हूँगा या फिर मेरी फ़्लाइट होगी। तो होप सो आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी, ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करूं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट मुझसे ये परचेज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।